गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं टेक आपकी जुबान में। अब ये जो है ऐसा शो है जो आपके लिए बनता है। इसमें आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। यहाँ पर हम वैसे तो हर हफ्ते मिलते हैं, सैटरडे को मिलते हैं हम और चर्चा करते हैं किसी विषय के बारे में और फिर आपके सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन आज के एपिसोड ऐसा नहीं होगा। आज के एपिसोड में आपके सवालों के ही जवाब देंगे हम, क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे थे। चलिए, आप लोगों के बहुत सवाल आते रहते हैं कि मैं इतना बजट है मेरा, ये मुझे चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन खरीदूं। तो इसीलिए हमने सोचा एक स्मार्टफोन रिकमेंडेशन का एपिसोड बना देते हैं और आपके सारे जितने स्मार्टफोन रिलेटेड सवाल हैं इन सबके जवाब हम देंगे। अब आप में से कुछ लोग पूछते रहते हैं कि मेरा सवाल नहीं आया, इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। इसके लिए मैं आपको एक टिप्पणी दूंगा। आप जाइए हमारे गैजेट्स 360 हिंदी यूट्यूब चैनल पर, वहां पर कम्युनिटी टैब होता है, वहां पे क्लिक कीजिए और वहां पर आपको सवाल दिख जाएगा। बुधवार या गुरुवार को हम डाल देते हैं नया विषय जो हर हफ्ते का होता है, उसके नीचे अपने सवाल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहां पर जो भी सवाल आते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, उनके सारे जवाब यहाँ पर मिलेंगे आपको। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने वहां पे पोस्ट किया और आपके सवाल का जवाब यहाँ नहीं मिला, उसका एक ही कारण है, बस रिकॉर्ड करने के बाद में आया होगा आपका सवाल। अब फ्राइडे को ये रिकॉर्ड होता है, हर शुक्रवार दोपहर तो ये रिकॉर्ड हो जाता है। तो 1-1:30 बजे तक अगर आप सवाल भेज देते हैं शुक्रवार के पहले, तो यहाँ पर हम जरूर कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। लेकिन अगर उसके बाद में आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड करके फिर ये वीडियो एडिट होता है, उसके बाद में पब्लिश करना होता है, सब बहुत टाइम लगता है सारी चीजों में। इसीलिए थोड़ा हमें भी समय लगता है ये सारी चीज करने के लिए। इसीलिए शायद आपका सवाल नहीं आया होगा। लेकिन आज के एपिसोड में लगभग 30 सवाल आ चुके हैं। सारे के सारे मैं जवाब दूंगा जरूर। पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए और आपको पता चल जाए कि कौन सा स्मार्टफोन खरीदने चाहिए। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती कर दूं आपसे कि चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। साथ में अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, आज के एपिसोड हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपके सवालों के साथ में ही सीधा। अब नंबर 1 सवाल हमारे पास आया है देवाशीष नाहक के पास में। ये इनका कहना है कि क्या मुझे अगले साल मार्च अप्रैल तक बजट 5G फोन के लिए रुकना चाहिए या नहीं। देवाशीष जी, ऑनेस्टली 5G कब आ रहा है भारत में मुझे पता नहीं है, किसी को नहीं पता है अभी तक। तो कोशिश चल रही थी कि 2021 तक आ जाए, लेकिन अभी देखकर पता नहीं लग रहा है कि आएगा या नहीं। मेरे ख्याल से 2022 के पहले 5G आना भारत में थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप 5G के लिए अभी इंतजार ना कीजिए। बजट में आप फोन ले रहे हैं, जो लेना है ले लीजिए, 2 साल बाद में फिर अपग्रेड कर लेना। वैसे 5G जब इनिशियली लॉन्च होगा उसका दाम बहुत महंगा होगा, तो ऐसा भी नहीं है कि बजट में अगर आप स्मार्टफोन ले रहे हैं 5G पे ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता ये सिंक में है। आप बजट में ही रहिए, अच्छा है, और वहीं पर आप 4G का इस्तेमाल करते रहिए। 2 साल बाद में अगर 5G आ जाता है, सस्ता भी हो जाता है, उसके बाद में आप अपग्रेड कीजिए। तब तक मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता है 5G के बारे में सोचने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सोफियान म्यूजिक एंड टेक्सटाइल, इनका कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी फोन है और इस सीजन में हमने कोई भी फोन नहीं खरीदा है, तो 2021 के एंड में 5G फोन खरीदने का आइडिया है, क्योंकि तब तक 5G फोन आम हो जाएंगे और नेटवर्क भी मिल जाएगा इंडिया में। तो आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बताइए। देखिए, आपका आइडिया अच्छा है कि 2021 के एंड में आप 5G फोन ले लीजिए। अगर आप 2-3 साल तक फोन यूज करते हैं, तो जब तक आप फोन यूज कर रहे हैं तभी 5G आ जाएगा भारत में, मेरी उम्मीद है ऐसी। 2021 के एंड में 5G आएगा या नहीं, ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ ऑनेस्टली। मुझे तो चाहिए कि अभी आ जाए 5G, लेकिन अभी ये सब टेक्नोलॉजी रोल आउट करने में टाइम लगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है। तो मुझे नहीं लगता टेलीकॉम कंपनीज अभी तक तैयार हैं इसके लिए। तो 2022 के मे बी स्टार्ट में आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन उसके पहले आता है तो और खुश होऊंगा। तो चलिए देखते हैं, आगे इंतजार करेंगे हम साथ में, देखेंगे कि 5G आ रहा है कि नहीं। अगला सवाल है आशीष राजपूत जी का। इनका कहना है कि अंडर 10,000 इन्हें स्मार्टफोन लेना है जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए। देखिए, तो आशीष जी, अंडर 10,000 रुपीज आपके जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि थोड़ा मुश्किल है आपको जो बढ़िया चीज चाहिए आपको मिलने यहाँ पर, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको मिलेंगे अच्छे फोन सैमसंग के द्वारा। अब सैमसंग के जो अच्छे फोन है इस प्राइस रेंज में, उनका परफॉर्मेंस आपको जितना अच्छा चाहिए उतना अच्छा शायद ना मिले। तो अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए। हमारे यहाँ पे रिव्यू चल रहा है माइक्रोमैक्स के नए स्मार्टफोन्स का। माइक्रोमैक्स कंपनी ने एक In1B नाम का एक फोन लॉन्च किया है, जिसमें उसके प्राइस रेंज के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो देखते हैं अभी वो कैसा निकलता है। जस्ट अबव 10,000 में उन्होंने लॉन्च किया है एक स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स Note 1, उसका भी रिव्यू चल रहा है। टेस्टिंग होने के बाद में देखते हैं। अभी स्पेक्स से तो उसी से उम्मीद है अभी फिलहाल आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि ओवरऑल कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज, तो मेरे ख्याल से तो आप देख सकते हैं Redmi 9 Prime, ये बहुत ही बढ़िया है। दूसरे भी मैंने नोट्स बना रखे थे फोन के बारे में परफॉर्मेंस के लिए। उसमें आप देख सकते हैं एक Realme Narzo 10A बोल के स्मार्टफोन है, जिसमें भी काफी अच्छा प्रोसेसर मिलता है, तो वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी महेश कुमार जी का कहना है कि सर मैं Asus के मिड रेंज फोन का इंतजार कर रहा हूँ, कब तक Asus मिड रेंज फोन ला पाएगा। महेश जी, आप हमारे टेक आपकी जुबान में के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर दूसरा या तीसरा एपिसोड था जब हमने Asus के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की थी, तो वो वाला एपिसोड जरूर देखिए। मेरे सारे विचार वहां पर मिल जाएंगे आपको। मैं भी आपकी तरह इंतजार कर रहा हूँ Asus के मिड रेंज फोन्स का। अब उन्होंने ROG Phone 3 तो लॉन्च कर दिया, जो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इस कंपनी ने बहुत दिन से बजट और मिड रेंज में अच्छे फोन नहीं लॉन्च किया है। मतलब आई थिंक
Zenfone सीरीज में इतने सारे अच्छे आए थे, फिर उसके बाद उनका ट्रेडमार्क डिस्प्यूट हो गया, तो उन्होंने उनको Asus Zenfone 6G से Asus 6G ऐसा नाम चेंज कर दिया उन्होंने, तो Zenfone वर्ड का इस्तेमाल यूज़ करना बंद कर दिया। तो मेरी भी उम्मीद है कि अभी Asus 7G 8G ये सारे स्मार्टफोन आ जाएं फिर से मार्केट में, और थोड़े में भी 15 से 20 हज़ार के रेंज में बहुत ही बढ़िया फ़ोन लेके आ जाए कंपनी। बाकी इंतजार ही करना पड़ेगा, हम तो कंपनी को बोल नहीं सकते कि नहीं आप लॉन्च कर दो। आप जैसे लोग हैं, कस्टमर आप ही लोग हैं, तो आप बोल दीजिए उनको ट्विटर वगैरह पे या फिर सोशल मीडिया पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, तो होपफुली कंपनी सुन ले और फिर लॉन्च कर दे। तो देखते हैं, अभी और कुछ तो कर नहीं सकते। अभी अगली बात, अभी अभिषेक पटेल जी का कहना है कि मैंने इस दिवाली में Realme 7 खरीदा था, मेरे हिसाब से 8 से 20 हज़ार के बीच में सबसे बढ़िया स्मार्टफोन ये है, बेहतर स्पेक्स और वैल्यू फॉर मनी देता है। जी बिल्कुल सही है, Realme 7 अंडर 15,000 सबसे टॉप परफॉर्मिंग फोन्स में से एक है, तो आप डेफिनेटली आपने ले लिया तो आप खुशी रहेंगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी इसमें। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने नया फोन ले लिया, बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ते हैं। मनदीप चौधरी जी का कहना है कि बहुत अच्छा टॉपिक है ये, मैंने कोई नया स्मार्टफोन नहीं लिया, Realme 2 Pro यूज कर रहा हूँ, जिसको मैंने आपके रिव्यू को देख कर लिया था, बहुत अच्छा लगा है सुन के। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इनका कहना है कि दूसरे फोन्स को देखकर इन्हें लालच होता है, लेकिन 15,000 के बजट में ये बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि ऑलराउंडर फोन चाहिए जिसका कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और मतलब कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों अच्छा है, और आपके रिव्यू के अनुसार Realme 7 को बेस्ट पाया। क्या मैं सही हूँ, बताइए। मनदीप जी आप बिल्कुल सही हैं, ऑलराउंडर है Realme 7, अंडर 15,000 सबसे बेस्ट फोन्स में से एक है। अगर मुझे रेकमेंड करना होगा किसी को तो मैं यही वाला स्मार्टफोन रेकमेंड करूंगा। आपने हमारे रिव्यू देखे इन डेप्थ सारे, इसीलिए आपको ये जानकारी है और आपने एकदम सही वाला फोन चुना है। इससे मैं ये जानता हूँ, मतलब जान पाता हूँ कि आपकी जो नॉलेज है यहाँ पर वो एकदम इन डेप्थ है। हमारे चैनल आपने डिटेल में देख लिया है, अदरवाइज आप इतना सही नहीं बता पाते। तो थैंक यू, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। अगले हफ्ते भी आइए, कोई और सवाल पूछिए, आपके जवाब मैं जरूर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी महेश खालको जी का कहना है कि ये गैजेट्स 360 हिंदी के रेगुलर फॉलोअर हैं, लेकिन हम उनका क्वेश्चन नहीं लिया गया, चैनल से अनसब्सक्राइब कर लेना चाहिए। महेश जी ऐसा मत कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे। होपफुली आप ये देख लेंगे ये वाला एपिसोड और आपको फायदा होगा इससे। चलिए आपके सवाल की तरफ चलते हैं। कि इनका कहना है कि नोकिया बचपन से मेरे को बहुत पसंद है और मुझे नोकिया फोन खरीदना है, अच्छी बैटरी के साथ में, फुल HD+ डिस्प्ले चाहिए, कैमरा ठीक ठाक हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, ऐप लॉन्चिंग भी अच्छा होना चाहिए। वीवो यूज़ कर रहा हूँ मैं 6 साल से, और एप्पल का भी लैपटॉप सजेस्ट कर दीजिए। और इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि 5G के प्रोज एंड कॉन्स भी बता दीजिए। महेश जी आपने बहुत सवाल पूछ लिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अभी सबसे पहले आपने कहा था कि आपको नोकिया का स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर आपका बजट नहीं बताया है, तो ये थोड़ी सी एक मुझे मतलब क्या बोलते हैं असमंजस में डाल दिया आपने। अगर बजट नहीं बताएंगे आप तो मैं आपको कैसे स्मार्टफोन रेकमेंड करूँ। लेकिन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप मुझे कहेंगे कि मेरा अंडर 15,000 रुपीज़ मुझे चाहिए एक नोकिया का स्मार्टफोन, नोकिया 5.3 है आज की डेट में, जो ठीक ठाक स्मार्टफोन है। आपको जितना अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए वो तो उससे नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ओवरऑल मैं फिर भी कहूँगा स्टॉक एंड्रॉइड है उसमें, और अपडेट्स वगैरह अच्छे मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा डिवाइस है ये। मैं नहीं कहूँगा कि मतलब ये फ़ोन पे ख़राब फ़ोन है कुछ भी, डेफिनेटली डिसेंट स्मार्टफोन है उस प्राइस रेंज में। बाकी आप मेरे को एक काम कीजिए, अगले हफ्ते आप मेरे को अपना बजट बता दीजिए, तो उसके हिसाब से मैं आपके लिए रेकमेंड करूँगा। दूसरी बात, आपने पूछा है कि एप्पल का लैपटॉप कौन सा खरीदना चाहिए। फिर से आपने मुझे बजट नहीं बताया, अगर आप मुझे बजट बता रहे थे तो मैं आपको एकदम बढ़िया रिकमेंडेशन दे पाता, लेकिन अभी लेटेस्ट एप्पल का लैपटॉप जो आया है मैकबुक एयर 2020 वाला आया है विद एप्पल M1 प्रोसेसर। एप्पल ने खुद का प्रोसेसर बनाया, इंटेल के प्रोसेसर को उन्होंने हटा दिया अपने लैपटॉप से, और वो वाला लैपटॉप अगर आप ले लेते हैं आप बहुत खुश रहेंगे। हमने अभी तक रिव्यू नहीं किया है, लेकिन जितने भी इंटरनेशनल रिव्यूज आए हैं बाहर के देश में, जितने भी लोगों ने टेस्टिंग वगैरह की है, सब बहुत ही खुश हैं। आज की डेट में मुझे लगता है वही वाला लेना चाहिए। बाकी हमारे चैनल पर भी रिव्यू आएगा, अगर उसका रिव्यू यूनिट एप्पल ने भेजा तो डेफिनेटली आप उसका इंतजार कर सकते हैं। पर्सनली मैं भी आपको बता दूं, मैं एक लैपटॉप खोज रहा हूं खुद के लिए, और मैं भी सोच रहा हूं कि एप्पल का M1 वाला लैपटॉप लिया जाए या नहीं। बस वो 93,000 रुपीज़ का स्टार्टिंग प्राइस है उसका, और मुझे 16 GB रैम वाला वेरिएंट चाहिए, तो वो 1 लाख के ऊपर चला जाता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इंतजार कर लूँ, कुछ डिस्काउंट वगैरह आ जाए तो देखूँ, क्योंकि मेरा बजट क्या है ना 50 to 60,000 के आसपास है। ज़्यादा से ज़्यादा खींच कर भी मैं 65-70,000 के आगे नहीं जा पाऊंगा, तो इसीलिए थोड़ी मतलब दिक्कत हो रही है अभी फिलहाल तो लेने में। पैसे बचा रहा हूँ, होपफुली अगले साल मैं ले लूँ ये वाला लैपटॉप, तो यही वाला मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इनका कहना है 5G के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। देखिए अभी 5G आया तो नहीं है भारत में, तो अभी के लिए मैं बोलूँगा 5G का प्रो ये है कि दूसरे लोग कह रहे हैं कि 4G से फास्ट है, और कौन से है कि भारत में नहीं है, तो यही मैं कहना चाहूँगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। दिलचंद पटेल जी का कहना है कि मेरे हिसाब से 20 से 30 हज़ार तक के फ़ोन बहुत अच्छे होते हैं, आप बताओ कौन सा स्मार्टफोन बाय करें, M51 लेना चाहिए क्या। देखिए दिलचंद जी, अगर आपको बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ चाहिए, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू चाहिए, ठीक ठाक परफॉर्मेंस चाहिए इस प्राइस रेंज में, M51 बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, आप ले लीजिए, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे इस फोन से। बस एक ही चीज़ मतलब मुझे थोड़ी खटकती है इस प्राइस रेंज में, उसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी प्रीमियम नहीं है जितने उसके कॉम्पिटिशन में। तो इसके अलावा इस प्राइस रेंज में आपको OnePlus Nord भी मिल जाएगा,
20,000 to 30,000 के रेंज में आप 128GB वाला वेरिएंट अगर लेते हैं उसका, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। वो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। और अगर आप चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिल जाए तो आप देख लीजिए Realme X2 Pro भी है स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर के साथ में, तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। इस प्राइस रेंज में आपको बहुत अच्छे विकल्प मिल जाएंगे। जैसा आपने कहा, बहुत बढ़िया आपने सेंटेंस कहा था यहाँ पे कि इस प्राइस रेंज में सबसे अच्छे स्मार्टफोन मिलते हैं आज की डेट में। वैल्यू फॉर मनी अगर आपको चाहिए और फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस भी चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो। अगला सवाल, निश्चय मिश्रा जी, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि प्रणय भाई, मैं फोन को ज्यादा दिन तक यूज करने में भरोसा करता हूँ। आप एकदम मेरे जैसे निश्चय जी, मैं भी 4 साल अपने स्मार्टफोन यूज करता हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा जल्दी फोन चेंज नहीं करता। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं पिछले 3 साल से OnePlus यूजर रहा हूँ। इस बार दिवाली में iPhone 11 और Apple Watch मैंने ले लिया। कांग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो आपके लिए। iPhone 11 बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। मैंने खुद भी एक खरीदा है अपने परिवार वालों के लिए और वो भी बहुत खुश है उससे। कैमरा इतना अच्छा है उसका और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। डिस्प्ले भी बहुत पसंद है सबको और सबसे बेस्ट चीज उसमें बैटरी लाइफ, एकदम लाजवाब बैटरी लाइफ है उसमें, तो मैं बहुत खुश हूँ। एप्पल वॉच सीरीज 3 भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने जब यूज़ किया था उसको, अभी तो मेरे पास सीरीज 5 है ये, लेकिन जब मैंने सीरीज 3 यूज़ किया था मैं उससे बहुत खुश था। और अभी आपने लिया है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 2 साल तक तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा सीरीज 3 को। और सेम iPhone 11 भी 2 साल तक एकदम टिप टॉप कंडीशन में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके आगे 3 से 4 साल आप चलाना चाहते हैं तो शायद आपको बैटरी रिप्लेसमेंट करानी पड़े इन डिवाइस में। कभी कभी क्या होता है ना, लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी जो होती है वो ओवर टाइम बैटरी लाइफ उसकी कम हो जाती है, क्योंकि बैटरी में जो इतना चार्ज रखने की कैपेसिटी होती है वो ओवर टाइम कम हो जाती है। तो 2 साल के बाद में शायद बैटरी रिप्लेसमेंट करानी पड़े, बट अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। 100% अच्छे चलेंगे सारे प्रोडक्ट्स। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। आगे बढ़ते हैं। राकेश चौधरी जी, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि प्रणय सर नमस्ते। नमस्ते जी। नया स्मार्टफोन लेने से पहले हर कोई प्रोसेसर के बारे में सोचता है। इनके बाद कैमरा, बैटरी, चार्जिंग स्पीड, रैम, रोम और प्राइस तो जरूर ध्यान रखते हैं। मेरे जैसा कस्टमर हर एक चीज को बारीकी से परखता है, भले उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा लगे कंपटीशन के मुकाबले। अब मेरा सवाल ये है कि हर मोबाइल का कैमरा 48 और 64 मेगापिक्सल होने लगा है, लेकिन रिजल्ट सबके अलग अलग हैं। इमेज प्रोसेसिंग का हार्डवेयर से क्या कनेक्शन है, क्योंकि गूगल पिक्सल 8 MP में ही दमदार क्वालिटी देता है और बाकी 32 MP में भी बेकार। अभी देखिए राकेश जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मेगापिक्सल बढ़ाने से फोटो की क्वालिटी नहीं बढ़ती है, ये एक फंडामेंटल रूल है। तो आप ऐसा मत कीजिए कभी भी स्मार्टफोन कंपेयर करते टाइम पे। ये देख रहे हैं कि गूगल पिक्सल में तो यार 12 मेगापिक्सल का लग रहा है मुझे, आईफोन में 12 मेगापिक्सल है, लेकिन ये रियलमी और शाओमी वाले और सैमसंग वाले जो भी है ये 64 या 108 मेगापिक्सल दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रियलमी शाओमी वाले अच्छे हैं या सैमसंग अच्छे हैं और आईफोन पिक्सल खराब है, ऐसा नहीं होता है। उसमें सेंसर की क्वालिटी पे बहुत गेम होता है। तो जैसे कि अगर किसी ने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सेंसर यूज़ किया है लेकिन उसका रेजोल्यूशन कम है तो आपको फोटो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे। सेंसर के मतलब मेगापिक्सल काउंट से इतना फर्क नहीं पड़ता है, सेंसर क्वालिटी से पड़ता है। तो इसमें आप बस यही समझ लीजिए कि 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन है, जैसा आपने कहा था। नंबर 1, हार्डवेयर कौन सा यूज़ किया है। अब बहुत ही खराब सेंसर है, VGA क्वालिटी का सेंसर है, तो फिर कोई अच्छा फोटो उतना नहीं ले पाएगा, कितनी भी कोशिश कर ले, उसके लिमिटेशंस हार्डवेयर के हैं। लेकिन अगर आप एक बेस लेवल पे आ गए, जैसे आईफोन का जो सेंसर है या गूगल पिक्सल का जो सेंसर है, उस लेवल पर आप पहुंच गए, वहां से आपके सॉफ्टवेयर में भी बहुत होता है। अभी एप्पल कंपनी जो है अपने A सीरीज के प्रोसेसर्स में, यानी A13, A14 बायोनिक वगैरह में, उसमें एक ISP होता है, यानी कि इमेज सिग्नलिंग प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ISP वाले यूनिट में जो फोटो आप लेते हैं उसके बाद में काफ़ी प्रोसेसिंग होती है उसको एकदम अच्छा करने के लिए। तो आप समझ लीजिए जो पहले लोग फोटोशॉप वगैरह में करते थे वो आपका स्मार्टफोन आपके लिए खुद ही करके दे रहा है। तो गूगल और एप्पल इन दोनों ने कॉम्पिटेशनल फोटोग्राफी नाम की एक टेक्नोलॉजी को काफ़ी हद तक एडवांस कर दिया है। अब गूगल ने पहले किया था, फिर एप्पल ने भी काफ़ी हद तक करना शुरू कर दिया है। अब इसमें होता ये है कि वो हर एक इमेज को जब आप कैप्चर करते हैं ना, तो उसमें वो कोशिश करता है कि बेस्ट पॉसिबल आउटपुट आपको प्रोसेस करके वो दे दे। अब ये काफ़ी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है इसी चीज़ का। तो जैसे कि आपने एक फोटो लिया, उसमें शैडो में काफ़ी डार्कनेस वगैरह है, या फिर आप किसी एक ब्राइट सीन को कैप्चर कर रहे हैं और आपका एक्सपोजर, मतलब आप अगर DSLR कैमरा से वगैरह लेते हैं, आप एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रखते वगैरह वगैरह, तो ये फोन जो है अपने आप ही इन चीज़ों को करेक्ट करके आपको एक बहुत ही बढ़िया सा आउटपुट देते हैं। तो इसी के कारण एप्पल और गूगल ये थोड़ा आगे निकल चुके हैं इस मामले में, और सैमसंग भी काफ़ी हद तक बहुत आगे आ चुका है इसमें। लेकिन बजट फोन्स में जो आप सेंसर्स देखते हैं 108 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल या जो भी, उसमें उतने अच्छे क्वालिटी के पिक्चर नहीं आते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब हार्डवेयर तो आप ले लोगे, वही वाले मतलब हार्डवेयर सबको मिल जाते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को कैमरा के लिए ऑप्टिमाइज करना ये बहुत ही मुश्किल काम है जो बहुत कम कंपनीज ने किया है। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारे स्मार्टफोन्स के लिए अगर आप मॉड करके गूगल कैमरा ऐप इंस्टॉल कर दें उनमें, तो उनका रिजल्ट इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि गूगल का जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग पावर है वो काफ़ी हद तक आगे है। अब अगर गूगल सिर्फ अपने ही फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है वो, इसीलिए आपको सिर्फ वो रिजल्ट्स अच्छे वाले पिक्सल में ही मिलते हैं। लेकिन अगर वो गूगल खुद से ऑप्टिमाइज करने लगे OnePlus या दूसरे कंपनीज के स्मार्टफोन्स के लिए, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आ सकता है बजट फ़ोन में भी। तो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है इस बारे में।
मैं चाहता हूं कि गूगल कंपनी अपना कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी वाली जो एल्गोरिदम है वो दूसरे कंपनीज को लाइसेंस करने लग जाए, ताकि वन प्लस के फोन में भी पिक्सल जैसा आउटपुट आ जाए। लेकिन उससे होगा ये कि गूगल पिक्सल कोई नहीं खरीदेगा फिर, क्योंकि वन प्लस कंपनी सस्ते में या फिर अच्छे हार्डवेयर के साथ में आपको बढ़िया प्रोसेसिंग भी दे देगी और कैमरा भी उसका अच्छा आ जाएगा। तो ये मतलब थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट टॉपिक है इन सारी कंपनियों के लिए, लेकिन मेरी उम्मीद है कि आगे जाकर बजट फोन में भी पिक्सल जैसा आउटपुट सबको मिल जाए। अंडर 20,000 अंडर 15,000 ऐसा फोन सबको मिलना चाहिए। तो देखते हैं आगे। बाकी उम्मीद यही है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ते जाए, कैमरा टेक्नोलॉजी भी उसी पेस में बजट फोन में भी आगे बढ़ते रहे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी विशाल सौ जी का कहना है कि आईफोन SE अच्छा है या गूगल पिक्सल 4a? देखिए, अभी अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी पे ध्यान देना चाहते हैं 100% गूगल पिक्सल 4a ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, आप रिग्रेट नहीं करेंगे उसे। लेकिन आईफोन SE जो है इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हैं, अगर आप उनसे सहमत हैं तो फिर आप ले सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 1, बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है उसकी जितनी बाकी आईफोन्स में मिलती है आपको। नंबर 2, पुराना डिज़ाइन है, बहुत सारे बेजल्स वगैरह दिए हैं उसमें, थोड़ा सा मतलब आउटडेटेड सा लगता है वो। अब ये दोनों चीज़ें से अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी। अगर आप पूछ रहे हैं ऑलराउंडर स्मार्टफोन इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा, मैं कहूँगा कि आईफोन SE ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन सिर्फ कैमरा के बारे में अगर आप बात करें तो गूगल पिक्सल 4a की तरफ जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेशन रहेगा और वो सस्ता भी है। आईफोन SE जहाँ तक मुझे पता है, अभी मैंने खुद भी खरीदा था मेरे पिताजी के लिए, वो 25,000 में मिल गया था ये फ्लिपकार्ट के दिवाली सेल में। उस प्राइस पे मिलता है तो आप आंख बंद करके आईफोन SE लीजिए। लेकिन अगर आपको 35-40 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं आईफोन SE के लिए तो मुझे नहीं लगता वो वर्थ इट है। गूगल पिक्सल 4a उससे थोड़ा सस्ता है तो वही वाला आप ले लीजिए सिर्फ कैमरास के लिए। ऑलराउंडर स्मार्टफोन अभी भी कहूँगा आईफोन ज़्यादा अच्छा है। ऑलराइट, अगला सवाल अभी है रितेश रंजन जी, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर है। इनका कहना है कि बिल्कुल सही समय पर आपने ये टॉपिक उठाया है और मेरी मदद कर दीजिए। जी बिल्कुल करेंगे आपकी मदद। वन प्लस नॉर्ड लेने की सोच रहा हूँ, पर उसका 64 GB वाला वेरिएंट आउट ऑफ स्टॉक है, तो क्या मुझे 128 GB लेने चाहिए 3,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके, या फिर मैं गैलेक्सी M51 ले लूँ? देखिए, वन प्लस नॉर्ड बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। आप अगर 3,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं 128 GB वेरिएंट के लिए, कर दीजिए। ओवरऑल सही, मतलब बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, 5G सपोर्ट भी है, थोड़ा फ्यूचर प्रूफ भी है, प्लस बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है। उस प्राइस रेंज के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा ऑलराउंड पैकेज आपको मिलेगा। 100% ले लीजिए। गैलेक्सी M51 की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि दोनों अलग अलग प्राइस रेंज में। अगर आप थोड़े पैसे बचाकर लेना चाहते हैं M51, आप नाखुश नहीं होंगे। उसमें अच्छा प्रोसेसर है, बस ये है कि उस प्राइस रेंज में आपको स्नैपड्रैगन 800 सीरीज के प्रोसेसर भी मिलते हैं, या फिर उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर मिलते हैं प्रोसेसर आपको। इसमें 730G है जहाँ तक मुझे याद है, तो उससे थोड़ा सा आपको बस दुख हो सकता है, बट अदरवाइज सॉलिड फोन है। बिल्ड क्वालिटी भले उतनी अच्छी ना हो, बैटरी लाइफ बहुत बढ़िया है, साथ में उसमें आपको डिस्प्ले भी बहुत ही बढ़िया मिलता है। सॉफ्टवेयर भी मुझे बहुत पसंद है, One UI का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है। थोड़े स्पैमी नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन उसके अलावा One UI बहुत अच्छा है। तो आप डिसाइड कर लीजिए इसमें से क्या चाहिए आपको। वन प्लस नॉर्ड में कहूँगा ओवरऑल बेटर चॉइस है, लेकिन थोड़े पैसे आप बचाना चाहते हैं, आपको लगता है कि M51 के प्रोज एंड कॉन्स आपके लिए ठीक है, हमारा रिव्यू देख लीजिए आप, तो आप वो भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो भी कोई खराब फोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मंदार जुवेकर जी, इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। अभी इनका कहना है कि मैंने खुद के लिए Realme वायर्ड बड्स 2 लिए, दो दोस्तों ने Realme 7 मेरे सजेशन से लिए, घर पे Samsung M21 भी मैंने गिफ्ट किया है। टेक की जानकारी आपसे आई है और ये नॉलेज मैं आगे भी लेता रहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मंदार जी। आपने हमारा शो देखा और हमारे बाकी रिव्यूज़ वगैरह भी आप देखते हैं, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे रेगुलर व्यूअर्स जो होते हैं वो जब भी हमसे बात करते हैं मुझे बहुत पसंद आता है वो। चलिए आपके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Redmi Note 8 64 GB वेरिएंट दिसंबर 19 में लिया था मैंने, दिसंबर 2019 में, और ज़्यादातर डिवाइस विदाउट कवर यूज़ करना पसंद करता हूँ क्योंकि ग्लास बिल्ड बैक कलर प्रीमियम लुक देता है, वो भी 10,000 रुपये में। अब फ़ोन अभी भी वैसा ही है, बिल्ड क्वालिटी प्रोसेसर की वजह से, तो उससे मैं अपने फ़ोन से बहुत खुश हूँ। अभी तो प्राइसेस हाइक हुए, इसीलिए ग्लास बिल्ड के सस्ते फ़ोन बनते ही नहीं, कोई भी कंपनी नहीं बनाती है इसे, इसीलिए मुझे अपग्रेड में अभी 20,000 वाले फ़ोन 128 GB और 5G पर करना है, इसीलिए वेट करूंगा। ये अभी 5G का अगर आपको चाहिए ना, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, 2022 से पहले मत लीजिए 5G फ़ोन्स। 5G को आने दीजिए मार्केट में, महंगा होगा फिर सस्ता होएगा, सस्ता होने के बाद में आप 5G फ़ोन खरीदिए, तब तक 4G पे खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत लोग आजकल 5G बात कर रहे हैं, एक नेटवर्क नहीं, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, और जिस दिन आएगा ना 5G, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वो थोड़ा महंगा ही होगा 4G से। तो इनिशियली सबके लिए नहीं होगा, मैं खुद भी पहले दिन 5G पे शिफ्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं थोड़ा इंतजार करूँगा आराम से। मे बी 5G आने के 1-1.5-2 साल बाद में मैं अपग्रेड करूँगा। प्राइसेस भी तो अफोर्डेबल होने चाहिए ना, अगर प्राइस महंगे तो क्या फ़ायदा फिर 5G का आगे, इसीलिए थोड़ा इंतजार करेंगे फिर हम जाएंगे उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद इरशाद जी का सवाल है, मैंने कुछ नहीं लिया है मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे अगले साल मोबाइल लेना है जो फ्लैगशिप हो और बेस्ट डिस्प्ले वाला हो। OnePlus 9 Pro अगर 50-55 हज़ार तक आएगा तो लूँगा, वरना OnePlus 8 Pro का दाम तो कुछ ज़रूर कम होगा।
तब मैं OnePlus 8 Pro ले लूँगा। समय आने दीजिए, फिर आपसे भी राय लूँगा। देखिए अभी आपका OnePlus में इंटरेस्ट है, ये अच्छी बात है। जब आप लेना चाहेंगे फ़ोन आप ज़रूर आइए यहाँ पर, मैं आपकी मदद कर दूँगा। हमारे चैनल आप देखते रहिए, रिव्यू तो आपको मिलते ही जाएंगे। बाकी जैसा आपने कहा है OnePlus 9 Pro स्मार्टफोन मुझे लगता है कि 55 to 60 प्राइस रेंज में होगा वो। अगर आप मुझे बोलेंगे आज की गेस करो कितना होगा, मैं कहूँगा कि 55,000 पे लॉन्च होगा OnePlus 9 Pro, बट अभी कोई बोल नहीं सकते। ये सब हम क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेशन है, यानी कि बस सोच रहे हैं कि OnePlus 8 Pro का प्राइस उतना ही था, OnePlus 9 Pro उतना ही होना चाहिए, तो पूरी गेस वर्क कर रहा हूँ मैं अभी के लिए। बाकी देखते हैं, अभी जब आपको लेना होगा आप जरूर आइए चैनल पे, मैं आपकी मदद करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज अग्निहोत्री जी का कहना है कि मैं iPhone XR यूज़ करता हूँ, मैंने फ्लिपकार्ट सेल में लिया था। अगर iOS के प्लेटफॉर्म में आना चाहते हैं तो XR बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एंड्रॉयड में अभी मुझे लगता है कि Realme बहुत अच्छा है। वो इतने फ़ोन के साथ में इतने फ़ोन एक साथ लाते हैं कि यूज़र खुद कंफ्यूज हो जाता है। आप बताइए इसके बारे में और सेफ़ रहिए। जी नीरज जी, आप भी काफ़ी सेफ़ रहिए, आजकल बहुत ही मतलब मुश्किल टाइम है सबके लिए, तो आप भी हेल्दी रहिए, सेफ़ रहिए, मैं आपको भी कहूँगा। अब आपने जो पॉइंट कहा है, सबसे पहले iPhone XR अच्छा ऑप्शन है, पूरी तरह से मानता हूँ। आज के डेट में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन मेरे हिसाब से iPhone 11 है, और उसके बाद में iPhone SE है जो नया वाला आया है। लेकिन iPhone XR भी कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है। अगर ऑल स्क्रीन डिज़ाइन चाहिए, ऐसे बड़े स्क्रीन वाले आईफोन का एक्सपीरियंस चाहिए आपको थोड़े सस्ते प्राइस में, यानी कि एप्पल की दुनिया में सस्ता मतलब 30 से 40 के आसपास होता है, तो उतने प्राइस में अगर आपको चाहिए वो सारी चीज़ें, तो आप दुखी नहीं होंगे उस फ़ोन से। आपने कहा कि एंड्रॉयड में Realme अच्छा है और बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देता है। आप टेक आपकी जुबान में के प्लेलिस्ट में जाइए, पुराने एक एपिसोड में मैंने Realme के इसी बात के बारे में शिकायत की है कि भाई आदमी एक फ़ोन रिव्यू करता है, उसके बाद में रेकमेंड करता है सामने वाले को कि नहीं ये फ़ोन अच्छा है आप ले लीजिए। उतने में देखा मार्केट में 4 और फ़ोन लॉन्च हो गए Realme के। ये कंपनी बहुत ही तेज़ी से लॉन्च करती है स्मार्टफोन्स को, तो मार्केट में जब तक कोई सोचता है कि नहीं मैं खरीदता हूँ, अभी जब तक स्टॉक में आते हैं, अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, तब तक नए 3 और फ़ोन आ जाते हैं, तो कन्फ्यूजन डेफिनेटली होती है। आप हमारा टेक आपकी जुबान में का पुराना एपिसोड जरूर देखिए, आपको और जानकारी मिलेगी इसी बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दिलीप मांझी जी का कहना है कि मैंने Nokia 7 Plus 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, वो परफेक्ट वर्क कर रहा है। गैजेट्स 360 पर रेटिंग देख के लिया था। जी बहुत अच्छा लगा आपने लिया था हमारे रिव्यू देखकर। Nokia के फ़ोन्स बहुत ही अच्छे होते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो कंपनी और फ़ोन लॉन्च करे उसी प्राइस रेंज में, 20 से 30 में भी अच्छे फ़ोन्स आ जाएँ उनके, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। बट बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे रिव्यू देख के लिया और आपका एक्सपीरियंस सुखद रहा इसके लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुलाम गौस जी जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, उनका कहना है कि सर आपके चैनल पर Samsung F41 का रिव्यू नहीं आया, प्लीज़ इस मोबाइल के बारे में बताइए। देखिए गुलाम जी, हमारी अभी रिव्यू की क्यू पूरी तरह से फुल है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, एप्पल के प्रोडक्ट इतने सारे हैं रिव्यू करने के लिए। साथ में मतलब हमारे पास में इतने यूनिट पड़े हुए हैं कि F41 थोड़ा पीछे रह गया है। रिव्यू यूनिट हमारे पास आया है लेकिन टेस्टिंग शुरू नहीं हो पाई है। थोड़ा इंतजार कीजिए, मेरे हिसाब से 2-3 हफ्ते में हम आपके लिए लेके आ जाएंगे वो रिव्यू उसका। लेकिन अभी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये वाला फ़ोन हम कर नहीं पाए क्योंकि टीम बड़ी होने के बावजूद भी हमारे पास में कभी कभी समय नहीं होता है। एक साथ में 10-12 फ़ोन आ जाते हैं रिव्यू करने के लिए। अब टेस्टिंग करने में समय तो लगता है, एक फ़ोन को एक हफ्ता हम टेस्ट करके फिर ही रिव्यू लिख सकते हैं या फिर आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। तो अगर हम शॉर्टकट करके उसका मतलब जल्दी से रिव्यू बना के लेके आ जाएं हर बार तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे चैनल पे जो भी रिव्यू आप देखेंगे सब एकदम इन डेप्थ होते हैं, थॉरो होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी तरह F41 का भी हो जाए। देखते हैं कब होता है, माफ़ी चाहता हूँ मैं, थोड़ा समय तो लगेगा इसके लिए। लेकिन ठीक है आगे बढ़ते हैं। आसिफ जमील जी का कहना है कि मैंने इस दिवाली में OnePlus 70 लेना चाहता था मैं, लेकिन मैंने नहीं लिया। आप बताइए Vivo V20 Pro, Samsung M51 और OnePlus 70 में से कौन सा बेहतर है और क्यों? OnePlus 70 अच्छा फ़ोन है। आप इन तीनों में से अगर आप देख रहे हैं, आपकी प्रेफरेंस थोड़ी बता दी होती मुझे आपने, तो मैं आपको अच्छी रिकमेंडेशन और दे पाता। लेकिन OnePlus 70 में आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। OnePlus 8 से अच्छा लगता है मुझे उसका कैमरा सेटअप, तो इसीलिए आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। M51 आप लीजिए अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए, अच्छा बैटरी लाइफ अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है और उसमें आप चाहते हैं कि मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा मिले आपको और सैमसंग का चाहिए, तो इसके लिए आप M51 लीजिए। मैं कहूँगा OnePlus 70 नंबर 1 चॉइस है और Samsung M51 सेकंड चॉइस है, बट आप डिसाइड कर लीजिए। अगर बैटरी लाइफ आपका नंबर 1 प्रेफरेंस है तो सैमसंग आगे आ जाता है उसी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आर्यन भतीजा जी का कहना है कि नमस्ते प्रणय सर। नमस्ते आर्यन जी, मैं आपका एपिसोड देखता हूँ पर आज तक कमेंट नहीं किया, आज पहली बार कर रहा हूँ। अच्छा थैंक यू, आप आ गए। नए व्यूअर भी काफ़ी पसंद आते हैं मुझे। वैसे मैंने दिवाली सेल में ये इस बार कुछ नहीं लिया है, लेकिन मैं OnePlus Nord और Samsung Galaxy M51 में कंफ्यूज हूँ, दोनों में से कौन सा लूँ? थोड़ा हैवी गेमिंग करना है, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, फोटोग्राफी और बैटरी लाइफ लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। देखिए अभी आपने जो रिक्वायरमेंट्स बताया ना उसके लिए M51 ज़्यादा अच्छा है। अगर बैटरी लाइफ आपकी नंबर 1 प्रेफरेंस है, वो Samsung M51 गेमिंग भी कर लेगा, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा आपको उसमें से। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मतलब गेमिंग आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है और फोटोग्राफी और गेमिंग अगर आप पहले करना चाहते हैं,
तो ऑब्वियसली OnePlus Nord थोड़ा सा आगे है Galaxy M51 की तुलना में। लेकिन अगर आपने लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बोल दिया ना, मैं आपको कहूँगा M51, उसके आगे कोई मतलब बात नहीं होती। बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। ऑनेस्टली इन दोनों में से ना आप कोई भी ले लीजिए, आप दुखी तो नहीं होने वाले, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोनों बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। हमारे रिव्यू तो आपने देखे ही होंगे, दोनों की हमने काफ़ी प्रशंसा की थी। बस प्राइसिंग देख लीजिए, M51 को मैंने देखा था 22,000 के आसपास सेल में काफ़ी जाता है। उस प्राइस पे तो अनबीटेबल है। मतलब सैमसंग का आपको ब्रांड मिलता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर अच्छा है, बैटरी अच्छी है, तो वो फ़ोन मुझे काफ़ी पसंद है। सिमिलरली आप अगर बजट बढ़ा सकते हैं, 28,000 के आसपास बढ़ा सकते हैं, OnePlus Nord भी बहुत ही सॉलिड ऑलराउंडर फ़ोन है, मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी टेकोमेनिया का कहना है कि नया फ़ोन लेते समय काफ़ी सारे फैक्टर्स पर फोकस करता हूँ, जैसे कि चार्जिंग स्पीड, प्रोसेसर, कैमराज, इन सारी चीज़ों पे। 15 से 20,000 रुपये की प्राइस रेंज है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन होता है। ये बिल्कुल सही बात है। और ऐसा क्यों नहीं होता है कि फ़ोन में हर बेसिक चीज़ मिल जाए। जैसे 20,000 के रेंज में Realme 7 Pro अच्छा है पर फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं, Poco X3 अच्छा है पर AMOLED नहीं। वैसे ही 15,000 के प्राइस रेंज में Poco M2 Pro अच्छा है पर रिफ्रेश रेट नहीं, Realme Narzo 20 Pro अच्छा है पर ग्लास बैक नहीं। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें गायब हो जाती है। अभी अगर सारे बेसिक फीचर एक ही फ़ोन में हो, चाहे प्राइस 500,000 रुपये ज़्यादा हो, तो लोग हमेशा उसे ही चुनेंगे। तो ब्रांड्स ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, अभी आपने इतना डीप सवाल पूछ लिया कि इसका जवाब देने में थोड़ा सा समय लगेगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का अच्छा जवाब मिल जाए। तो देखिए, नंबर 1 चीज़ है कि आपने सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही कि 15 से 20,000 रुपये के प्राइस रेंज में सारे फीचर एक ही स्मार्टफोन में क्यों नहीं आते। सवाल का जो जवाब है वो सवाल में ही है, वो प्राइस रेंज में। किसी भी स्मार्टफोन में अगर आप चाहते हैं कि एक प्राइस रेंज पे मैं स्मार्टफोन बेचना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। 20,000 रुपये में आप कितने चीज़ें भरोगे एक स्मार्टफोन में? और इस सारी चीज़ों में कुछ कुछ चीज़ें लिंक्ड भी होती है। जैसे कि अगर आपने कहा कि फास्ट रिफ्रेश रेट चाहिए मुझे, तो काफ़ी सारी कंपनियां जो है LCD डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक दे पाती हैं और AMOLED डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज तक दे पाती हैं। इस प्राइस रेंज में ये वाले दोनों हमने देखे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि 90 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले मिले मुझे और साथ में कैमरा भी अच्छा मिले, गेमिंग भी अच्छी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। इनमें से एक चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा इन कंपनियों को प्राइस पॉइंट हिट करने के लिए। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, सब चीज़ें मुझे अच्छी मिल जाएं और मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह दिखे नहीं उसमें क्लियर कट, तो आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको जैसे तो एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। iPhone 12 सीरीज़ जो है अभी बहुत महंगी है, लेकिन उसमें जो भी फीचर आपको चाहिए मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से सैमसंग की फ्लैगशिप S सीरीज़ देख लीजिए, जो भी फीचर्स चाहिए आपको सबके सब मिलेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। अब अंडर 30,000 अगर आप देखेंगे, काफ़ी सारे अच्छे ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स आपको ज़रूर मिलेंगे। जो आपने कहा है ना, थोड़े ज़्यादा पैसे देकर हम ले ही लेंगे, लेकिन 500,000 रुपये ज़्यादा देकर आप उतने सारे प्रीमियम फीचर शायद ना पाए। इसीलिए थोड़ा 5,000 रुपये अगर आप बजट बढ़ा लेंगे तो आपको जो सारी चीज़ें चाहिए वो एक ही फ़ोन में मिल सकती हैं। लेकिन अंडर 20 के अगर फ़ोन बेचना भी है और सब कुछ भी देना है, ये अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को भी प्रॉफिट बनाना होता है और साथ में वो सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डिसीजन है हमारा। तो अभी एक उन्होंने पार्ट है, जैसे कि समझ लीजिए स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, वो इतने बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं कि वो 4-5 फ़ोन में वो शिप कर पाए, तभी उनको उस प्रोसेसर पे कम दाम मिलता है। यानी कि अगर समझ लीजिए कि मैं एक कंपनी हूँ जो स्मार्टफोन बना रही है, गैजेट 360 का स्मार्टफोन आ रहा है समझ लीजिए, तो उसमें मैं एक स्मार्टफोन में एक प्रोसेसर देना चाहता हूँ अंडर 20,000 रुपीज़। अब मैं बोलता हूँ मैं स्नैपड्रैगन 765G अंडर 20,000 रुपीज़ देना चाहता हूँ, तो मैं तब कर पाऊंगा जब मैं वो प्रोसेसर बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर करूँ, 10-20 लाख प्रोसेसर ऑर्डर करूँ मैं, तब जाके क्या होता है, बल्क ऑर्डर के लिए प्राइस कम होता है। प्राइस कम हुआ तो फिर मैं 3-4 फ़ोन लॉन्च करूँगा, उसमें हम सेम ही प्रोसेसर देंगे ताकि फिर आपको वो अंडर 20,000 मिले। तो ऐसे बहुत बड़ी मतलब इकोनॉमी की वो बात होती है कि आप बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर करें तो कम रेट मिले तो आप अंडर 20 के दे पाएं। लेकिन क्या आपको सारे फीचर अंडर 20 के देने के लिए मतलब सब कंपोनेंट सस्ते में मिलेंगे? इसका आंसर हमेशा रहेगा नहीं। अंडर 20,000 रुपीज़ आपको थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आज की डेट में जो मिल रहा है Realme 7 Pro और Poco X3 जैसे स्मार्टफोन्स में, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए इन फोन से। जो फीचर्स हैं 1-2 चीज़ के अलावा वो सब तो मिल ही जाते हैं आपको, तो आप ले लेंगे तो दुखी नहीं होंगे बिल्कुल भी। कंपनियां भी ये सोचती है ना कि एक फीचर ऐड करने से कितने सेल्स बढ़ेंगे। मतलब फ़ोन का प्राइस अगर 20 की जगह 21,000 भी हो गया तो भी सेल्स में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए ये कंपनियां ये सारे निर्णय लेके एक प्राइस पॉइंट को मन में रखते हुए जो मैक्सिमम पॉसिबल फीचर है वो दे देती हैं, और जो 1-2 चीज़ छूट जाती हैं आप बस समझ लीजिए कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है क्योंकि वो प्राइस पॉइंट में फिट नहीं कर पाए। होपफुली आपके सवाल का अच्छा जवाब दिया मैंने। अगर पसंद आए तो कमेंट करके बता दीजिए आपका जवाब कैसा लगा, और अगले एपिसोड में भी आप सवाल पूछिए। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नीरज ऑफिशियल जी का कहना है कि 10 से 15,000 रुपये के रेंज में मोबाइल लेता हूँ और 5-6 महीने के पहले लॉन्च हुए पुराने मोबाइल का प्रो वर्जन लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि अब हर कंपनी 5-6 महीने में पिछले लॉन्च हुए मोबाइल को का सक्सेसर ला देती है, जो कि उतना खास
मेजर चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए 5 से 6 महीने लॉन्च हुए मोबाइल प्रिफर करता हूँ मैं, जिसका प्राइस भी कम मिल जाता है और हाई मिड रेंज के मोबाइल कम प्राइस में भी मिल जाते हैं, अपने बजट में मिल जाते हैं, जो ये वाले फ़ोन्स होते हैं, ठीक है। नीरज जी, बेसिकली आपका पॉइंट ये है कि थोड़े महंगे वाले स्मार्टफोन 5-6 महीने बाद में काफ़ी सस्ते हो जाते हैं, आप वो वाले स्मार्टफोन खरीदते हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय है, बहुत ही स्मार्ट निर्णय है। हर स्मार्टफोन को लॉन्च प्राइस पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 महीने बाद आप देख लीजिए, इतने अच्छे डील्स आ जाते हैं। अपना उदाहरण मैं देता हूँ, आईफोन ऐसी जो इस साल लॉन्च हुआ था, लॉन्च प्राइस 42,000 के आसपास था, फ्लिपकार्ट की सेल में 26 में था, तब मैंने ले लिया। तो अभी क्या आप मुझे बताएंगे जो डे 1 पे जिसने खरीदा और मैंने जो फ़ोन खरीदा उसमें कोई अंतर है? बिल्कुल भी नहीं है, सेम ही स्मार्टफोन है। और मेरे को कम प्राइस में मिल गया, मेरे पिताजी के पास है, वो बहुत खुश हैं उस स्मार्टफोन से। तो इसी तरह आप भी डील का इंतजार करते हैं, वो काफ़ी अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया निर्णय लेते हैं। मतलब इसे कहते हैं कि मतलब थोड़ा स्मार्टली खरीदना है, इसे बस आंख बंद करके नहीं, यानी सही समय का इंतजार करके सही फ़ोन खरीदना। बहुत अच्छी बात है, ये सुन के अच्छा लगा। फाइनल सवाल, तेज टंडन उज्जवल जी का कहना है कि Realme X3 का बेस वेरिएंट प्राइस ड्रॉप में 22,000 के पास आ रहा है। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो कैसा है Realme 7 Pro और Realme X3 के बीच में? देखिए उज्जवल जी, ऑनेस्टली अब Realme 7 Pro का तो रिव्यू मैंने किया है, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, आप वो ले सकते हैं, मैं 100% आपको रिकमेंड करूंगा वो। लेकिन Realme X3 का हमने रिव्यू नहीं किया। Realme X3 सुपर जूम हमारे पास आया था रिव्यू के लिए, तो Realme X3 और सुपर जूम में ज़्यादा अंतर तो है नहीं वैसे, लेकिन मैंने रिव्यू नहीं किया तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि टेस्टिंग किए बिना इस तरह फ़ोन के बारे में कुछ कहना सही नहीं होता है। तो Realme X3 सुपर जूम के बारे में अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं कहूँगा बढ़िया स्मार्टफोन है। अंडर 25,000 अभी मिल रहा था सेल में, जो आप बात कर रहे हैं, तो उस प्राइस पे तो बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, ले लीजिए आप, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी उसमें। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को अंडर 20,000 रुपीज़ में फ़ोन खरीदना है, Realme 7 Pro अच्छा लग रहा है, तो अंडर 20 में Realme 7 Pro को बीट करना बहुत मुश्किल है। एकदम अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। तो इस एपिसोड में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए, और इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगा कमेंट करके बताइए। आपके सवाल का जवाब मिला, कैसा लगा वो भी बता दीजिए, और अगले एपिसोड्स में टेक आपकी जुबान में आप क्या देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले शनिवार।